क्या हाल चाल मित्रों। बस दिमाग में थॉट ये चल रही थी कि भाई आजकल आदमी इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया कि आप किसी से भी बात करो, आपको सोशल मीडिया पे भी अलग अलग सोशल मीडिया पे 10 लोग मिल जाएंगे, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कि पहले सलाद की प्लेट खाओ, फिर खाना खाओ, इतने ग्राम सलाद खाओ, इतने ग्राम फल खाओ, इतना खाना खाओ, इस मतलब इतना ज्ञान, इतनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आदमी को तराजू लेके चलना चाहिए अपने साथ, खाने से पहले तोलना चाहिए, मैं इतने ग्राम ये खाना, इतने ग्राम ये खाना, एक डाइट चार्ट, फिर चार्ट बना के। मतलब मैं तो एक एक दो बार गया डॉक्टर को दिखाने, कभी वाइफ के साथ भी। वाइफ मेरी ओवरवेट है, तो हूँ तो कायदे में तो इनके अनुसार मैं भी ओवरवेट हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता। तो वो कहने लगा डाइट चार्ट ले लो। मैंने कहा अबे मन में कौन डाइट चार्ट फॉलो करेगा भाई, कैसे पूरा दिन हम इसी में लगे रहेंगे। अपने बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, बच्चे स्कूल छोड़ने होते हैं, लाने होते हैं, हम तो खाने में ही लगे रहेंगे सुबह से शाम तक अगर इस तरह से देखेंगे। और एक रिस्ट्रिक्शन से, मसाला मत खाओ, नमक मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत, मतलब कितने नहीं। एक ठीक है, किसी को परेशानी है, हर आदमी की देखो अपनी बॉडी है, उसको पता चल जाता है कि मेरे को इस चीज़ से परेशानी है, वो नहीं खाता और नहीं खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी नहीं होनी चाहिए जीवन में। मतलब जब तक आप जिंदे हो ना, तो दुख नहीं होना चाहिए शरीर में। कहने का मतलब है निरोगी काया, जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया तो रहनी चाहिए, लेकिन निरोगी होते हुए भी 10 तरह के लपोसड़े पाल लो ये तो मेरी भाई समझ से बाहर है कि आपने ग्रामेज में आप खाएं इस तरीके से, फिर बिल्कुल एकदम भाई कैसे जीवन कैसे जियोगे, क्या करोगे। अच्छा, फिर मुझे एक वाक्य याद आता है ओशो का, रजनीश का। उन्होंने एक बार कही थी एक वार्तालाप में, अपनी प्रीचिंग में, कि आप खा रहे हो, सही से खा रहे हो, सब चीज़ सही से कर रहे हो, और आप 100 साल जियोगे, 100 साल से ज़्यादा, तो क्या करोगे उस उम्र का। गधा अगर 100 साल जिएगा तो घोड़ा बन जाएगा, खच्चर भी नहीं बनेगा ये ओशो रजनीश के शब्द हैं साम, जो मैं सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये मेरी सोच है, तो मैं तो कभी कभी अपने आप को बड़ा सुपरमैन सा समझने लगता हूँ। यार मेरी सोच, जब मैं औरों को सुनता हूँ तो वो बता रहे होते जो कि मैं सोचता हूँ, जैसा मैं फील करता हूँ। अरे भाई, तुम ज़्यादा जी के करना क्या चाहते हो, मुझे ये बताओ। और परेशानियां तो देखो शरीर में, अपने आप को खुश रहना चाहिए। ये खाना पीना ये सब चीज़ें जो है ना, आदमी को अपने आप अनुभव हो जाता है, अब मैं जिस चीज़ में खुश हूँ। अच्छा, लोगों के दुखी होने का एक चीज़, एक छोटी सी बात और मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जब मैं छोटा था तो जो बड़े लोग थे वो मुझे डांटा करते थे, पता किस चीज़ पे, कि मैं बोलता बहुत हूँ, मैं क्वेश्चनिंग बहुत करता था, आर्ग्यू बहुत करता था। तो मुझे उस टाइम डांटा करते थे तो बहुत ज़्यादा बोलता। क्यों, मैं हर बात को, कोई बात बोल रहा होता था तो उसका जवाब दिया कर उसे, मतलब एक अपने तरीके से मैं चाहता था कि भी इसका रीज़न बताओ, इसका कारण बताओ, ऐसा क्यों, हर चीज़ को। वो आदत आज भी है, बस अब बड़ा हो गया हूँ तो कोई मेरे सामने बोलता नहीं है कि तू ज़्यादा बोल रहा है। क्यों, काय को बोल सकता है, कैसे बोल सकता है भाई, अब वो हर चीज़ में उससे सुपीरियर है तो ये तो मेरे बचपन की होगी। अब मेरा बेटा है, वो बहुत कम बोलता है, तो लोगों को परेशानी है ये कम क्यों बोलता है तो कहने का मतलब समझ रहे, देखो जो ये इस तरह के लोग हैं ना, दुखियारे, वो सदा ही दुखियारे हैं, वो सदा के दुखियारे हैं। तो उनको लेके ना आप तो अपना दिमाग खराब करें, और ना कोई अपनी दिनचर्या बदलें। देखो मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, आप मसाला मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसा मत करो, तो जीवन जी किस लिए रहे हो। पहाड़ों पे जाना है क्या, साधु बनना है, सन्यासी बनना है क्या। भाई मुझे तो बनना नहीं है, मुझे तो ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मर जाना है, शांति से इच्छा।
एक शांति से चले जाएं इस दुनिया से, और शांत सा जीवन जी के, एक अच्छा सा जीवन जी के, चटखारे लेते हुए। और हमारे शास्त्रों में अगर आप खाने का वर्णन सुनोगे ना, वो सारी चीज़ें, जितना हमारा खाना है ना, जितने हमारे मसाले, सब दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है आयुर्वेद में। और हमारे शास्त्रों में जो खाने का वर्णन ये है, उसमें सारे स्वाद होने चाहिए, हर रस होना चाहिए खाने में, इवन कड़वा तक। मीठा भी होना चाहिए, कड़वा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए। और देखो, मैंने कहा ना, मैं पढ़ाई बहुत करता हूँ, और मुझे थोड़ा सा ये भी बचपन की चीज़ें बड़ी ध्यान रहती है। तो मैंने बचपन में पढ़ा था कि जो हम सॉल्ट खाते हैं, आज नमक, आज तो कहते हैं कि नमक मत खाओ, ऐसे करो, कम खाओ, ये करो, मतलब तरह तरह की भ्रांतियाँ। तो नमक हमारे जो शरीर की कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गला देता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, नमक के कारण वो डाइजेस्ट होती हैं सर। अब रही बात अति की, तो भाई साहब, ये सबकी बॉडी का टेम्परामेंट अलग अलग है, अपना अलग अलग व्यवहार है, और बॉडी को पता लग जाता है। हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि गलत उपयोग करो, तो जो गलत करेगा तो वो तो मरेगा ही। पर लेकिन ये रोतड़ों के बीच में ना बैठना वरना वो खुद भी रोएंगे, तुम्हें भी रुलाएंगे। तो मुझे तो एक वो शेक्सपियर के नाटक का वो पात्र ध्यान में आता है, जिसमें राजा कहता है, मेरे चारों तरफ से पतले आदमी को हटा दो। ये साजिशें करते। कहने का मतलब ये था कि जो रोतड़े लोग हैं ना, नेगेटिव पर्सनैलिटीज होती हैं, ये नेगेटिविटी ही फैलाती हैं और आपको दुखी करके खुद खुश हो जाती हैं। तो इनसे बचें। तो फिर मिलता हूँ अगली थॉट में। और क्या हाल चाल बंधु? अब भी सोचते हो यार, ये खाने पीने की चीज़ों को लेके अपनी बीवी की तारीफ़ करता रहता है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के लिए। बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के लिए मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। तारीफ़ के काबिल बात ये भी है, हुआ क्या, अभी काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि हर नल्ले के पास आईफोन है, आप क्यों नहीं लेते, आप भी लो। मैंने कहा भाई, मेरे आईफोन का हिसाब नहीं है, जुगाड़ नहीं है। बोली कितने का आता है? मैंने वैसे उसे कह दिया 2.25 लाख रुपए का। अगली ने 2.25 लाख रुपए मेरे हाथ में थमा दिए, बोले जाओ आईफोन लेके आओ। और मैं इतना कंजूस कि मैं 80,000 रुपये वाला आईफोन ले आया। 1.25 लाख रुपए फिर बचा लिए। खैर, बचाना वो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब है, देखो अगली ने आईफोन के लिए मुझे पैसे दिए। कुछ 100 साल पहले एक साइंटिस्ट केपलर ने बताया कि 9 ग्रह होते हैं। हमारे यहाँ हजारों साल से 9 ग्रहों की पूजा होती है और 9 ग्रहों की स्थापना पूरा बताया गया है। और फिर साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि भाई मंगल ग्रह जो है पृथ्वी का ही टुकड़ा है जो कट गया था। और हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले से लिखा हुआ है कि भूमि सुत मंगल ग्रह है, तो मतलब भूमि का पुत्र है, इसी पृथ्वी से ही टुकड़ा कटा हुआ। मने ज्ञान तो था कहीं ना कहीं, लेकिन विश्वास उस पर नहीं कर पा रहे थे। आज भी मैं देखता हूँ ब्राह्मणों ने इतना विनाश करा, ऐसी चर्चाएं चलती हैं, ब्राह्मणों ने विनाश करा, बहुत ज़्यादा ये करा वो करा, पर वो ज्ञान का वो अर्थ लगा नहीं पाते ना, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। दीवार फिल्म का हीरो जो है विजय वर्मा, बिल्कुल कटर नास्तिक है, बेइंतहा वाला नास्तिक। मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ता, मंदिर नहीं जाता, प्रसाद नहीं खाता, लेकिन बिल्ला नंबर 786 में पूरी आस्था है उसकी। और देखो, सेकुलरिज्म ऐसा है कि भगवान कोई मदद नहीं करता, लेकिन बिल्ला नंबर 786 उसकी जान अक्सर बचाता है। अब इसको सलीम जावेद इसके राइटर थे इस फिल्म के, अब क्या कहोगे इसे, किस तरह बरगलाना कहोगे, किस तरह देसी भाषा में, अपनी दिल्ली की भाषा में चूतिया बनाना कहोगे। अच्छा बंधुगणों, आपने श्रीवल्ली भी देखी होगी, पुष्पराज मतलब।
उसमें कोई गोरा चिट्टा नहीं दिखाया है हीरो, बिल्कुल कुरूप सा था। और श्रीवल्ली भी डार्क दिखाई दी, कोई उसे वीएफएक्स के माध्यम से, वैसे असल में गोरी है वो रश्मिका मंदाना। खैर, और दूसरी बात, अब इधर आ जाइए आप। फिल्म आई थी विक्रम। विक्रम में विलेन थे विजय सेतुपति, मस्त मोटे गेंडे की खाल जैसे, और उन्होंने तहलका मचा दिया जब वो पर्दे पे आया ना। साला उसका बीजीएम जो उसके पीछे बज रहा था, वो देखो। और फिर आज असुरन देखिए आपने, लॉकडाउन में रिलीज हुई थी असुरन, उसका बीजीएम देखा, जैसे ही धनुष की एंट्री होती है, और धनुष को उसमें इतना ग्लैमरस नहीं दिखाया। हालांकि विजय सेतुपति की आप 96 देखें, और आलू अर्जुन को तो मैं, पुष्पा वाले आलू अर्जुन को तो मैं डैशिंग स्टार मानता हूँ। तो ये कहाँ कंपेयर करेंगे बॉलीवुड वाले से? मित्रों, जब से मैंने बच्चों को विजय सेतुपति की फिल्म विजय द मास्टर दिखाई, और उसके बाद तो बाहुबली तो बहुत पहले दिखा ली थी, बाहुबली के बाद ये विजय द मास्टर पिछले लॉकडाउन में आई थी, और विक्रम, और जितनी भी साउथ की फिल्में आई, पुष्पा उष्पा सब दिखाई हैं मैंने। तो हिंदी फिल्में तो वो देखते ही नहीं है, उनका तो टेस्ट ही बदल गया मतलब हिंदी फिल्मों को मेरी तरह वो कबाड़ा ही कहते हैं, कबाड़े में बेच दो, मतलब लगाते ही नहीं है बिल्कुल। क्यों, है क्या इनमें नंगा बदन बेकार की स्टोरी, फूहड़ गाने और कॉपी, सारी कॉपी। जब इन्होंने देखी फिल्में, जितनी भी पुरानी हिंदी फिल्में देखी हुई थी, वो सब उधर साउथ की फिल्मों की रीमेक है एक छोटी सी फिल्म है मैं तेरा हीरो, वरुण धवन की, साउथ वाली देखना, आपके हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाएंगे ऐसी फिल्में जो ओरिजिनल है। खैर बंधु, मैंने लोकेश कनगराज की 3 फिल्में देखी हैं अभी तक, हो सकता है और भी देखी हूँ, इतना ध्यान नहीं दिया हो उस पर, क्योंकि अब साउथ थोड़ा सा हमसे अलग है, थोड़ा इसलिए इतना ध्यान नहीं दे पाते ना, वो हमें माइंड में रह पाती है उसकी बातें। एक देखी थी मैंने कैथी, जिसका रीमेक ये कर रहे हैं भोला के नाम से अजय देवगन साहब रीमेक मास्टर, और एक मास्टर द विजय, और तीसरी फिल्म थी विक्रम, विजय द मास्टर, और तीसरी विक्रम। तो विक्रम की कहानी आप देखो कैसे रिलेट कर दी उसने पूरी तीनों फिल्मों। उसको विक्रम पुरानी से, राजकमल इंटरनेशनल की पुरानी फिल्म थी जो कमल हसन की, मेरे ख्याल 1983 या 87 में बनाई थी उन्होंने, उस पूरी तीनों से रिलेट कर दी है लोकेश कनगराज ने। इतनी तो वो बुद्धि लगाते हैं, इतने सेंसेटिव होते हैं अपने फिल्म के लिए, तो ये कहाँ कंपेयर करेंगे सरकार? मित्रों, आपने बहुत सारी रोमांटिक फिल्में देखी होंगी हिंदी वाली, सिर्फ मैं 2 के नाम बता रहा हूँ आपको। एक विजय सेतुपति की 96 है, और दूसरी विशाल की और साई पल्लवी की फिदा। ये फिल्में देखना आपको ना, रोमांटिक फिल्में, एक मतलब ये हिंदी जिसे रोमांटिक कहते हैं ना, गंध डाल के रोमांटिक फिल्म बनाना, और रोमांटिक क्या चीज़ है वो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और 96 से जो मेरी उम्र के लड़के ही समझता हूँ भाई, मैं अभी तक 20-22 साल से ऊपर का नहीं समझता अपने आप मतलब जिन्हों की स्कूलिंग 96 में हुई है, 10th 12th, तो वो तो इतना रिलेट करेंगे कि बस वो खो जाएंगे। देखना जरूर 96 और फिदा, साई पल्लवी और विशाल की है, और उसमें विजय सेतुपति है, और 96 में विजय सेतुपति है और त्रिचा। दरअसल क्या है ना, अपन लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते और सच्चाई समझना भी नहीं चाहते। जैसे कि आप किसी को सच बोलोगे तो वो लड़ पड़ेगा। जैसे कि एक सच मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो सुनते ही आप भी मेरे से लड़ने लग जाओगे कि दारा सिंह कभी पहलवान नहीं थे। पहलवान मतलब पहलवान की बॉडी थी, पहलवानी भी करते थे, लेकिन जो वो कुश्ती लड़े कभी भारत के लिए नहीं लड़े। जो वो फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ते थे, और फ्री स्टाइल कुश्ती कोई भी ओलंपिक, कोई एसाइड, कोई भी ऐसा उन्होंने कभी इन चीज़ों में कुश्ती फाइट नहीं लड़ी है, कोई पदक नहीं है, कुछ नहीं है। वो फ्री स्टाइल जैसे खली लड़ता है इस तरह की कुश्ती थी। आप चाहे गूगल करें, विकीपीडिया पढ़ें, उसको एक बार चेक करें। मैं जब भी कभी बोलता हूँ तो लोग लड़ने लग जाते हैं, यार ऐसे कैसे उन्होंने इसको, ये सब नूरा कुश्ती होती थी, जैसे खली अभी करता है, जैसे WWE हुए है, उसी टाइम का वो फॉर्मेट था, और उसी प्रकार की वो कुश्तियाँ करते थे। और नहीं तो वरना सबसे ज़्यादा फिल्म रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड है उनके नाम में, कुश्तियों का नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये, समाचार पत्र वालों को, जो पत्रकार अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, उन्हें भी ये बातें नहीं मालूम कि वो सिर्फ नूरा कुश्ती करते थे दारा सिंह। उन्होंने भी छाप रखा है रुस्तम हिंद, और ये पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की उपाधि कैसे मिलती है भाई। कोई रुस्तम हिंद ऐसे बट रहा है क्या? पंजाब केसरी बट रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो आप? पंजाब केसरी जो थे ओरिजिनल थे वो हैं,
जो रुस्तम हिंद ओरिजिनल हैं तो वो हैं, वरना 100 फिल्में 300 फिल्में कर लेता है क्या आदमी कुश्ती लड़ने वाला? ठीक है आ जाता है बाद में फिल्मों में, लेकिन इतनी क्या बात कर रहे हो यार आप? रिकॉर्ड चेक करो फिर। और मीडिया को ही नहीं पता, आप किसी भी रिपोर्टर से ऐसे छाप रखा था भाई, मैंने देखा कि, और जब मैंने पता किया रिसर्च की तो साला कुछ भी नहीं यार, वो नूरा कुश्ती चल रही है, WWE वाली फाइट चल रही है सब। हाँ बॉडी फिजिक अच्छी बन जाती है बस। पठान फिल्म का जो गाना रिलीज हुआ है उसे देख के इतना समझ में आया कि बहुत ही घटिया फिल्म है, बहुत ही घटिया गाना है। गाने को मैं देख के विजुअलाइजेशन से नहीं कह रहा, मैं उसको जो उसका तरीका है फिल्मांकन का, और जो पुराने गाने की मोंटे कार्लो कर दिए इन्होंने, और शाहरुख खान को 6 पैक में ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं, नंगा दिखा रहे हैं, मतलब इससे अच्छा हमारी गली का कबाड़ी लगता है। आपकी भी गली में जो कबाड़ी आता होगा ना, शाहरुख खान से अच्छा लगता है। आप कभी गौर से देखा नहीं होगा आपने कबाड़ी को, देखना है इस बार, कंपेयर करना प्लीज़ मेरे कहने से, आपको वो कबाड़ी इससे बेहतर लगेगा। और बस मैं क्या तारीफ़ करूं पठान की, बाकी हमने पठान देखी थी अफ़गानिस्तान के जो टायर में लटक के जा रहे थे, बाकी मेरे को ऐसे कोई ख़ास इनसे गिला शिकवा नहीं है शाहरुख खान से, अच्छे एक्टर थे। लेकिन अभी तो क्या हालचाल मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ पुराणों से, विष्णु महापुराण की कहानी भस्मासुर की। भस्मासुर कैसे बना और कैसे मरा, ठीक है, और लास्ट में ये भी आप समझना कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो पुराणों में ये कहानियाँ क्यों लिखी गई हैं, किस लिए लिखी गई हैं, शिव पुराण, वराह पुराण, मर्कंड पुराण, विष्णु पुराण क्यों लिखी गई हैं, इनका लॉजिक क्या है, किस उद्देश्य से लिखी गई है। जबकि वेद लिखने वाले इतने ज्ञानी थे, उन्होंने पूरा एक एक ऋचाएँ लिखी हैं हर चीज़ को। खैर मैं कहानी शुरू करता हूँ, टॉपिक दूसरा चला जाएगा, फिलहाल मैं कहानी सुनाने के लिए आपको। भस्मासुर की उत्पत्ति हुई जब शिव जी भस्म लगाते थे, भस्म होती थी, शमशान की भस्म को अपने शरीर पे लगाते थे, नहाते नहीं थे, तो भस्म लगाते थे शिव जी शमशान की। तो उनको जो भस्म में एक दिन एक बाल आ गया और शिव जी क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्रोध में जो पात्र था, बर्तन था जिसमें भस्म थी, उसको धकेल दिया, और वहां से वो उस भस्म से एक कुछ भी कह लो उत्पन्न हो गया, राक्षस कह लो, कुछ भी, वो उत्पन्न हो गया उससे एक आकृति, उसका नाम पड़ गया भस्मासुर। क्योंकि भस्म से, अब भस्मासुर असुर है तो वो राक्षस ही हुआ, राक्षस हो गया उत्पन्न, भस्मासुर उस भस्म से उत्पन्न हुआ। अब वो शिव जी के लिए शमशान से राख लाया करता था डेली, उसका काम ये था। वो उसने कहा जी आपने मुझे उत्पन्न किया है और मैं आपके लिए ये सब ऐसे लाया करूँगा राख। वो शमशान जाता, राख लाता, चल रहा था प्रोग्राम ऐसा ही। तो क्या हुआ कि एक बार राख नहीं आई, भस्म नहीं आई, तो शिव जी ने कहा भाई भस्म नहीं आ रही, क्या बात। कहने लगा जी लोग नहीं मर रहे, और ऐसा है कि कम मर रहे हैं, कम शमशान में आ रहे हैं, तो इसलिए भस्म नहीं आ रही। तो आप मेरे को ऐसा वरदान दे दो ना, मैं तो, और टाइम भी लगता है उसमें, कि मैं तुरंत भस्म कर दूं, जिसके ऊपर सर पे हाथ रखूं और तुरंत भस्म हो जाए और तुरंत राख मिल जाएगी। तो शिव जी ने कहा यार ये तो अच्छी बात है, जो तुरंत के तुरंत आ जाएगी, जलने में टाइम लगता है, ठंडा होने में टाइम लगता है, सब ठीक है। उसने कहा ठीक है भाई, और कई अन्य लोगों को भी जैसे राक्षस वाक्षस के ऊपर सर पे हाथ रखेगा वो और भस्म हो जाएंगे और अपना ले आएगा। ठीक है, उन्होंने उसे वरदान दे दिया। अब शिव जी के वरदान की खासियत ये होती है, शिव जी के है सबके, कि एक बार जो ग्रांट मिल गई वो वापस नहीं होती, बैक गियर नहीं होता उसमें। तो अब वरदान तो दे दिया, अब वो कहने लगा जी ट्रायल किस पे करूं, ट्रायल तो मैं आप पे करूंगा। ये वरदान सही है गलत है, मैं आप पे हाथ रखूंगा। आप शिव जी भागे, बोले भैया ये तो अब वापस हो नहीं सकता वरदान। तो गए, भागते रहे, और वो पहुंचे मदद लेने विष्णु जी के पास। अब देखो कहानी ये संदेश देती है ये पुराणों की, अब विष्णु जी जहाँ शक्ति के स्वरूप हैं कौन, शिव जी,
लेकिन विष्णु जी युक्ति के स्वरूप है। जहाँ शक्ति काम नहीं आती तो युक्ति काम आती है। तो मैंने युक्ति के पास चले गए विष्णु जी के, बोले भाई ऐसे ऐसे हाथ रख दे, वो मेरे पीछे पड़ा है, क्या करूं, बचा। तो विष्णु जी ने कहा कोई बात नहीं, तो रुको मैं युक्ति सोचता हूं। अब युक्ति ये करी उन्होंने कि उन्होंने एक रूप धारण करा मोहिनी का, नाम ही मोहिनी है। ना तेजाब वाली मोहिनी से ज्यादा दिव्य स्वरूप मोहिनी। तो वो उन्होंने अपनी जो आइडिया था, युक्ति थी, बता दी शिव जी को और चले गए भस्मासुर के पास, मोहिनी बन गया। तो मोहिनी को देखते ही तो मोहित होना ही था वो भस्मासुर। अब मोहित हुआ तो उसने कहा भाई तुम मेरे से शादी करो। उसने कहा शादी तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन तुम पहले मेरे साथ डांस करो, डांस सीखो, जो मैं डांस कर रही हूँ ऐसा डांस कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। अरे ठीक है। अब वो डांस करती रही, कई दिनों तक डांस चलता रहा, सिखाती रही, कल चलता रहा। वो ने उसको इतना मोहित कर लिया कि फिर वो एक स्टेप उसने ऐसा रखा कि अपने सर के ऊपर हाथ रख के, स्टेप में मोहिनी ने ऐसे हाथ रखा, तो ऐसे ही उसने स्टेप कर दिया। वो भूल चुका सब चीजें, देखो मोहित हो गया, वो भूल चुका, मोहिनी से मोहित होकर वो सब भूल चुका कि सर पे हाथ नहीं रखना, और उसने अपने सर पे हाथ रख लिया और भस्म हो गया, राख हो गया। तो कहने का मतलब ये, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि देखो जहां शक्ति नहीं चलती वहां युक्ति चलती है। और दूसरा ये भी कह सकते हो कि कभी ऐसी ग्रांट मत दो यार किसी को जिसे आप वापस ले सको और फिर शक्ति नहीं चलती तो युक्ति है। तो ये सब चीजें हैं पुराणों में, अपने बस थोड़ा समझने की, कई लोग मजाक में ले लेते हैं, मजाक के रूप में ही उन्होंने ढाली है कहानी है। क्योंकि अगर आप डांट के किसी को पिलाओगे तो कोई नहीं पीने का, मजाक करके ही पिलाओगे तभी वो सही लाइन पे आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या हाल चाल बंधुओं, पता है पृथ्वी को, धरती को संस्कृत में क्या बोला जाता है? संस्कृत में क्या शब्द है? संस्कृत में कहते हैं इसे मृत्यु लोक। माने जो भी यहाँ आया है वो मरकर ही जाएगा, चाहे कोई भी आ जाए इस लोक पे। इसलिए अलग अलग लोक हैं, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, देव लोक है। ये मृत्यु लोक कहा गया है संस्कृत में। मृत्यु लोक मतलब जो भी यहाँ आएगा वो मरकर ही जाएगा यहाँ से, उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे कोई हो दो, अवतारित हो कोई हो, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। और दूसरी बात, मैं ये थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आया तो मैंने कहा अभी बोल दूं, बाद में याद नहीं रहेगा। दूसरी बात, आप कितने ही पुराने, हजारों साल पुराने मंदिरों को देखो या लाखों साल पुरानी जो हमारी स्क्रिप्चर हैं, कहीं भी कोई मूर्ति बनी हुई है पृथ्वी की, उसमें जो भी आकार दिया गया गोल आकार दिया गया है। जैसे आप कई मंदिरों में होगा, कई जगह है, वराह अवतार देखेंगे तो वो वराह अवतार पे, उनके जो वराह अवतार हैं उनके सींग पर जो पृथ्वी उन्होंने टिकाई हुई है, जैसा कि वेदों में उसका वर्णन है और इन्होंने दिखाया उसे चित्रित करके कई जगह। तो उन चित्रण में गोल पृथ्वी रखी हुई है, ठीक है। प्रिंट में कहोगे तो वो तो कुछ 100 साल पुरानी, लेकिन आप मूर्तियों पे देखोगे, मंदिरों में देखोगे तो वो हजारों साल पुराने आपको मिल जाएंगे। तो वो तब की बातें हैं जब साइंस में जिक्र नहीं था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल गैलीलियो के बाद पता चली कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो ने उसे बताया कि पृथ्वी गोल है और उसे क्रिश्चियनों ने मार दिया पृथ्वी गोल कहने पे। लेकिन हमारे यहाँ लाखों साल से ये बताया, लाखों साल से कि हमारे स्क्रिप्चर में ये उपलब्ध है, लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब इतना है, सिर्फ किताबें पढ़ो अपनी, और पढ़ो से मतलब सिर्फ पढ़ो मत, उसे समझो। अगर कोई बात चली आ रही है तो उसका लॉजिक ढूंढो, लॉजिक है बात में, उसे इग्नोर मत करो कि दूसरे ने ऐसा कहा है तो आप इग्नोर कर रहे हो, नहीं वो बात। हाँ, थोड़ा सा जब मैं छोटा था, मैं आपको बताऊं, जब मैं भी स्कूल में था तो मुझे भी ये बातें सच्ची लगती थी, इनकी जो लेफ्टिस्ट हैं या
क्रिश्चियंस हैं, थोड़ा सा इनकी बातें, थोड़ा सा इस्लामिस्ट के भी मेरे को अच्छी लगती थी। हाँ यार ये सही है, क्योंकि मैं उस टाइम अपने लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता था, अपनी बुद्धि पूरी तरह से। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ता गया, उसको समझता गया और अंदर तक समझता गया, तो मुझे फिर ये समझ आई कि भाई हर बात में, हमारी हर बात में लॉजिक है। और उसके बाद वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से अपने आप निकल गई, सब चीज़ हट गई। तो इसलिए अपना बुद्धि को, अपने लॉजिक अप्लाई करो और समझो उसे। कोई भी बात अगर प्राचीन चल रही है तो उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है ना। हाँ, कुछ बातें ऐसी प्रचारित कर दी जाती है जबरदस्ती, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, या बच्चे को बाहर ना जाए तो बचपन में कह दिया जाता है ना, लूलू लूलू खा जाएगा। लूलू नहीं क्या होता है, उसकी माँ को भी पता है, उसके बाप को भी पता है बच्चे, लेकिन सिर्फ बच्चा बाहर ना जाए इसलिए उस टाइम कह दिया जाता है लूलू। पता तो माँ बाप को है लूलू कुछ नहीं है, लेकिन उस बच्चे को इसलिए कहा जाता है बाहर ना जाए, उसे सुधारने के लिए। ऐसी कुछ लोगों को सुधारने के लिए कुछ ऐसी धारणा प्रचारित कर दी जाती है जिन्हें अब ये कहते हैं कि ये गलत सिखाया नहीं है भाई वो उन लोगों को, क्योंकि उन्हें अगर समझाओगे, एक अनपढ़ आदमी को, एक बेवकूफ़ आदमी को आप उसी की भाषा में समझा सकते हो। अगर उसे पढ़ी लिखी समझदारी की भाषा में बताओगे ना तो उसे समझ नहीं आएगी, वो आपको मूर्ख बता देगा, समझेगा नहीं, मारने को आ जाएगा। लेकिन अगर उसी की भाषा में बता दोगे हाँ भाई लूलू आ जाएगा, खा जाएगा, तो समझ आएगा, वो घर पे बैठ जाएगा। इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी प्रचारित की हुई है, तो उनको लेकर उसे अंधविश्वास मत कहो, उसे उसी तरह लेके चलो कि हाँ उन लोगों को उस टाइम पे समझाने के लिए ऐसा कहा गया। फिलहाल के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, फिर जब मेरे दिमाग में अगली बात आएगी फिर बताऊँगा। क्या हालचाल मित्रों, ये है हल्का फुल्का मेरा लंच संडे का, माने खिचड़ी। अब इसके इंग्रेडिएंट देख लो क्या क्या है। ये गाजर डला है खिचड़ी, ये मटर डले खिचड़ी, ये आलू डला है खिचड़ी, ये गोभी डली है खिचड़ी, ये मिर्च रखी है और ये काजू डला है खिचड़ी, और ये देसी घी तो आप देख ही रहे हो, घर का बना हुआ खिचड़ी। हा 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 हा। क्या हाल चाल मित्रों, बिल्कुल भी आज पीने का मन नहीं था। पीने का मन क्या, आज से छोड़ दी थी, फिर कुछ कारण हुए, मैंने कहा चलो 2 पैग लगा लेता हूँ। और कोई इरादा नहीं था, तो कुछ था भी नहीं घर में बनाने कुछ स्पेशल। लेकिन देखो इंस्टेंटली बीवी ने क्या बनाया, ये ड्राई फ्रूट्स का एक तरह से स्नैक्स बना दिए। काजू है इसमें, मखाने हैं, किशमिश है, बादाम ख़त्म हो रहे हैं शायद, ये बना दिए देखो ड्राई फ्रूट्स का स्नैक्स। और ये सब्जी है अपनी बेहतरीन, थोड़ी सी नमकीन है, और मतलब पिस्ते का डब्बा यहाँ पड़ा है। कहने का मतलब है यार, बीवी हो तो ऐसी, वरना तो ज़िंदगी बेकार है। और मित्रों क्या हालचाल, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन आपने आज तक देखा नहीं होगा जो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। ये क्या है, लड्डू, लाडू। अब कॉम्बिनेशन क्या है, ये है ग्रीन टी।